बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं गुफ्तगू ऐसे किरदारों के हवाले से जो इस मुआशरे में एक मिसाल हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़े खुदा की आवाज़, और अब की बार जो खल्क़े खुदा की आवाज़ बनने जा रहे हैं वो यकीनन मेरे अक़ब में खड़ी हुई ये एम्बुलेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ये गुंजान आबादी का इलाका है, खारा दर और मीठा दर का इलाका, जहाँ पर एक अजीम हस्ती जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया, इंसानियत के लिए खिदमत की और एक अजीम इदारा बनाया जो आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा है। इंसानियत की खिदमत के अलमदार अब्दुल सत्तार ईदी की रिहाइशगाह पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर करेंगे गुफ्तगू ईदी फाउंडेशन के हवाले से, और अब खुसूसी आज खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं बल्किस ईदी साहबा के लिए कि मरहूम को अल्लाह पाक दर्जात बुलंद अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो करेंगे ताज़ियत फ़ैसल ईदी साहब के साथ और करेंगे गुफ्तगू कि बिल्किस ईदी और अब्दुल सत्तार ईदी के वफ़ात पा जाने के बाद अब किस तरीके से ईदी फाउंडेशन को चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये गुंजान आबादी है, अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ आएँ तो मैं दिखा सकूँ कि बिल्कुल गुंजान आबादी पुरानी कराची का पुराना इलाका जो है, जहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की रिहाइशगाह है, और यहीं से ही अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अपने काम का आगाज़ किया। ये बिल्कुल यहाँ से टर्न किया हमने, तो ये वो जगह है जहाँ पर आके जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब बैठते थे और एक एम्बुलेंस से सर्विस का आगाज़ किया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस सर्विस रखने वाला इदारा बन चुका है। ये बिल्कुल हम ईदी फाउंडेशन के इस ऑफ़िस में मौजूद हैं जहाँ से काम का आगाज़ हुआ था, और यहीं पर ही हमें ज्वाइन करेंगे। ईदी फाउंडेशन के रूहे रवां हैं और इस वक्त पूरी ईदी फाउंडेशन को चला रहे हैं फ़ैसल ईदी साहब, और गुफ्तगू करेंगे उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका फ़ैसल भाई। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान है। फ़ैसल साहब, आज हम ईदी फाउंडेशन के हवाले से जानने के लिए आए हैं, और उसी के साथ साथ मरहूम अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फ़रमाए आपकी वालदा को, उनके हवाले से पहले ताज़ियत करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनकी नेकियां कबूल करे। नहीं, नेकिया तो यकीनन आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, और शायद इस फैमिली को कहने की ज़रूरत नहीं है। मसला जो इनका मिशन था, ऊपर बैठे हुए भी 5000 लावारसों की का देखभाल करती थी, उनकी हिफाजत करती थी, सामान भेजना, चीज़ें भेजना, कपड़े मंगवाना, उनके लिए दवाइयाँ बंदोबस्त करना, अगर बीमार हो जाए तो अपने पास यहाँ पे लेकर आती थी। अगर वो संभाल ना सके, बीमारी अगर लंबी हो जाए सेंटर पे, ये अपने पास लेकर आती, यहाँ से फिर सारे बड़े हॉस्पिटलों में बड़े डॉक्टरों के पास भेजती। ऐसा हिफाजत करती थी इन सबकी जैसे एक माँ करती है, और जैसे उन्होंने हमारी हिफाजत की जब हम छोटे थे। फिर जो है बस ये ज़ख़म हुआ मेरी माँ के पाँव में, नाखून में गैंग्री हुई, तो डॉक्टरों ने सिविल में इलाज होता रहा, बहुत अच्छा इलाज था, बहुत मुतमईन हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर वो नसों के डॉक्टर ने कहा कि आप एंजियोग्राफी करा लें, इनका जो है वो देख लें कि कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। हमने जिन्ना सिविल हॉस्पिटल में ही एंजियोग्राफी के लिए, जिन्ना हॉस्पिटल ट्रॉमा के अंदर, हमने एंजियोग्राफी के लिए जो है वो हम जब गए तो उन्होंने मम्मी के दिल की कंडीशन देखी, तो वो बिल्कुल ही पीछे, एको का टेस्ट किया ना तो 20% दिल काम कर रहा था। ओह अच्छा। हाँ, तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि हमारी मशीनें तो चल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि दिल इनका बहुत कमज़ोर है। और मम्मी ने कहा था कि एंजियोग्राफी करने के लिए जो डाई देते हैं उससे मुझे रिएक्शन हो जाता है, तो वो रिएक्शन तोड़ने के लिए एस्ट्रॉइड्स दी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पेशेंट खून को पतला करके एस्ट्रॉइड्स दी जाती हैं ताकि दिल बहुत तेज़ी से काम करे।
अब जिस पेशेंट का दिल 20% काम कर रहा हो, उसको आप एस्टेरॉइड्स देंगे तो वो तो उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। यस। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाएँ जहाँ पे सेटअप बड़ा हो, उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर वो राज़ी हो जाते हैं और उनके पास है कि अल्लाह ना करे मम्मी को कुछ हो जाता है, तो वो बैकअप दे देंगे। तो फ़ैसला किया, फिर घर वालों ने उनको आगा खान ले गए। आगा खान में जो है उन्होंने टेस्ट किया और मम्मी को 30 गोलियाँ एस्टेरॉइड्स की दी और उसके अगले दिन से जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ चला। अच्छा, मतलब आखिरी आखिरी आपकी मुलाकात या आखिरी गुफ्तगू किस दिन हुई थी? जुमेरात वाले दिन हुई थी। मम्मी का इंतकाल जुम्मे वाले दिन हुआ। जुमेरात वाले दिन मेरी मम्मी से रात को मुलाकात हुई। मम्मी ने बुलाया मुझे। मम्मी ने कहा सबका ख्याल रखना, 4-5 दफ़ा कहा सबका ख्याल रखना, तुम सबका ख्याल रखना। उनको फ़िक्र थी कि ये सारे बच्चे, सारे बूढ़े, ज़हनी माज़ूर, ये सब उनका क्या हाल होगा। लेकिन पुरुम्मीद थी। इससे 2 दिन पहले तमीना दुरानी से बात हुई, तो तमीना दुरानी को बोला मैं ठीक हो जाऊँगी, फ़िक्र नहीं कर, मैं आ रही हूँ, लाहौर आ रही हूँ, वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, उनकी शादियाँ करनी है मुझे। अच्छा। हाँ, उनकी शादियाँ करनी है मुझे लाहौर ईदी होम में। मैं आ रही हूँ और मैं वहाँ पे तुम्हारे पास भी आऊँगी, मिलेंगे, बैठेंगे और मुझे काम है, मुझे लाहौर के अंदर, और मैं 3-4 दिन में ठीक हो जाऊँगी, रमज़ान के बाद मैं आऊँगी। हमें नहीं पता था ना कि जो है वो बहुत स्लो हो रही है उनकी ट्रीटमेंट, और ये बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं। अच्छा, वैसे फैसल साहब, हर एक शख्स की ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है कि वो एक पुरआसाइश घरों में रहे और बड़ी माल और मिल्कियत बनाए और एक ऑफशोर कंपनियां बने। आपकी फैमिली ने पाकिस्तान में सर्व किया है, कैसा महसूस करते हैं? हमें हमें खुशी है, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हमने इस मिट्टी की खिदमत की है। मेरी माँ भी इसी मिट्टी में गई। अल्लाह मेरी माँ की कब्र ठंडी रखे आमीन आमीन आमीन। और मेरी माँ को जन्नत में जगह, ऊंचा मकाम दे और इनकी नेकियों को कबूल करें। आमीन आमीन। ऐसे ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो शायद अपने भी आप नहीं ऑन करते, लेकिन आप ईदी ऑन करता है। ये सफ़र जब शुरू हुआ, आप उस वक्त छोटे होंगे, तो क्या क्या देखा, क्या पाया? अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मेरा ज़िंदगी। बाप था, मेरी माँ थी, ये फ़कीराना अंदाज के लोग थे। इनके दिमाग में बस अपने काम, इंसानियत का काम, भलाई नेकी करनी है, किसी की मदद करनी है, कोई तकलीफ़ में है उसका साथ देना है। आज इतना बड़ा हमारा घर है जिसमें 5,000 लोग रहते हैं, उनको संभालना मामूली बात नहीं है। एक बंदे को भी नहीं संभाल पाता आम शख्स। मेरी माँ, क्या जब उन्होंने कहा ना कि मेरी माँ नहीं रही, तो मैं बिल्कुल सदमे में चला गया कि ये कौन संभालेगा। हम यहाँ पे हैं, ईदी साहब भी यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे था, ईदी साहब के बाद फिर मैं यहाँ पे था, तो हम सिर्फ पब्लिक डीलिंग करते हैं और एम्बुलेंस का सिस्टम चलाते हैं। बाकी 5,000 लावारिसों की हिफाजत करना, केयर करना, बच्चे जो पैदाइशी बच्चे जो झूलों में आते हैं उनके लिए अच्छी फैमिली तलाश करके उनके हवाले करना, ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, अच्छी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। हज़ारों बच्चे उन्होंने दिए, हज़ारों बच्चे। हमारे पास ऊपर 7-8 हज़ार बच्चों का तो रजिस्टर में रिकॉर्ड है, और इससे पहले के जो रजिस्टर हैं वो हमारे पास नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो माजूर, हज़ारों बच्चे जो ज़हनी माजूर झूलों में आए, उनको संभाला, वो हमारे पास रहे। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो झगड़ के माँ डाल के चली जाती थी, तो फिर उनको संभालना, रखना, फिर उनके माँ बाप के हवाले वापस करना, क्योंकि वो फिर थोड़े दिनों के बाद वापस ले जाते। तो इस तरह 40-50 हज़ार बच्चे झूलों में आए, उनको घरों में पहुंचाया, इनको एडॉप्शन के लिए दिया, उनकी हिफाजत की। जो माजूर थे उनको अपने पास रखा, पाला पोसा, और अभी भी सैकड़ों माजूर हमारे पास मौजूद हैं। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह उनके लिए कोई ऐसा वसीला बना दे कि उनकी हिफाजत करते रहें। मेरी बीवी बैठ गई है उनकी जगह पे, आज 4 दिन हो गए, और वो बहुत अच्छा संभाल रही है। मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह ने उसके दिल में भी डाली और उसने भी कहा कि मैं करूँगी काम। और मम्मी के साथ पहले भी वो काम करती रही हैं, मुख्तलिफ़ सेंटरों पे जाती थी, जो मम्मी काम देती, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ईदी होम्स में जाती, वहाँ पे बच्चों से, औरतों से मिल के आती। अब
इसने संभाल लिया है, सारी चीज़ें भेज रही हैं, रमज़ान की चीज़ें वो भेज रही हैं, सहरी इफ्तारी का सामान इनको भेज रही हैं। अच्छा फैसल भाई, ये समझना चाहेंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मोहतरमा की सीदी साहबा की ज़िंदगी में से आपने क्या सीखा, ऐसी कोई चीज़ जो आप कौम को बताना चाहें? देखिए, सादगी, सच्चाई, वक्त की पाबंदी और सादगी, सच्चाई, वक्त की पाबंदी और मेहनत, ये 4 असूल ईदी साहब ने कहा है कि कभी भी नहीं छोड़ना। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ एक मज़ार बनी हुई है, कब्र बनी हुई है, मैं वहाँ गया हूँ, और वो सलमान साहब जो हैं वो पानी भी देते रहते थे, तो वहाँ तदफीन क्यों नहीं हुई? मम्मी की, हाँ ईदी साहब की ख्वाहिश थी, ईदी साहब ने तो दोनों की कब्रें आज से 35 साल पहले वहाँ पे बना दी हाँ, थी। और पानी भी रोज़ाना के बुनियाद पे डलवा देते थे। हाँ, पानी डलता था, बस कब्रें तैयार थीं। हाँ तो लेकिन इशू ये था कि मम्मी ने जब वो कब्रें खुदी भी थी ना, खुद तैयार कर ली थी, जब ईदी विलेज सब बन रहा था उसी वक्त ही, मम्मी मना करती थी कि ईदी साहब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। ईदी साहब को भी मना करती थी तो ईदी साहब खामोश हो जाते थे कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है हम दोनों यहीं पे साथ रहें। लेकिन मम्मी उस वक्त कहती थी नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, ये वीराना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं अपने माँ की कब्र के पास जाऊँगी। और ईदी साहब को भी बार बार कहती रही, फिर ईदी साहब का इंतकाल हुआ, फिर मुझे बुलाती थी कई दफ़ा, मतलब कई दफ़ा, मेरे ख्याल से 5-10 दफ़ा उन्होंने मुझे अलग अलग वक्तों में कहा कि मुझे वहाँ नहीं ले जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, वो वीराने में मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरी माँ के पास ले जाना। मैं अपनी माँ के पास, मेरी अपनी माँ से वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। इनकी माँ जो मेरी नानी थी, उनका इंतकाल, उनके हस्बैंड का इंतकाल जब ये 5-6 साल की थी, मेरी माँ इंतकाल हो गया था। और उसकी मेरी माँ जो है वो पढ़ाती थी उस स्कूल में, फिर कायदा भी पढ़ाती थी और मेहनत कश औरत थी। उसने मेरे अपने तीनों बच्चों को, 2 भाई और मेरी माँ को, मतलब बिल्की सेठी को, इकबाल इकबाल को और महमूद को, मेहनत करके अकेली औरत रहते हुए उनको पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, और बहुत मेहनती औरत थी, बहुत मेहनती औरत। मैंने खुद देखा है अपनी बड़ी उम्र में, मतलब जो अपनी बुजुर्गी में भी जो है वो काम करती थी, फारिग नहीं बैठी होती थी। फैसल साहब, इसके अलावा यहाँ पर क्या सेटअप है? ऑर्फन हाउस है, क्या होता है? ऊपर बच्चों का हमारा सेंटर है, लड़कियां हैं ऊपर, लड़के भी हैं, मासूर बच्चे भी हैं, और ऊपर मैटरनिटी होम है, लेबर रूम है, क्लिनिक है, नर्सिंग मिडवाइफ स्कूल है। ये 3-4 चीज़ें हैं। तो मैं आपको ऊपर बच्चों का जो वार्ड है वहाँ पे मेरी वाइफ भी मौजूद है, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ और बच्चों से भी मिलते हैं। चले, तो आज मिलेंगे बच्चों से, और वो बच्चे अब्दुल सत्तार ईदी साहब और मोहतरमा बिल्किस ईदी साहबा के बच्चे हैं, जिन बच्चों को माँ बाप नहीं होते उनके नाम के सामने यही लिखा जाता है। तो आइए आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ बच्चे जो मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तो अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे ईदी होम में जो बच्चे हैं उनके साथ मुलाकात। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यह है ऑर्फन चाइल्ड के लिए एक जगह। ये कब से यहाँ पर आपने? ये वैसे ये बिल्डिंग जब से है, सबसे पहला ईदी होम भी इसी बिल्डिंग में बना था, ये 60s में, या हाँ 60s के अंदर, अर्ली 60s के अंदर। इसकी वजह यह है कि जब 1951 में ईदी साहब ने अपनी पहली क्लिनिक का आगाज़ किया, इससे पहले भी काम तो करते थे। इसके बाद 54 में एक पुरानी एम्बुलेंस ली, क्योंकि एम्बुलेंसेस नहीं थी यहाँ पे। पुरानी एम्बुलेंस ली, हिलमैन बरतानिया की गाड़ी थी और बनी बना एम्बुलेंस थी। उस पर फिर उन्होंने गाड़ी चलाना सीखी और फिर 24 घंटे वो गाड़ी चलाते थे। तो ये गली में बाहर ही सोते थे बाकड़े पे। रात के 3 बजे 2 बजे लोग आते कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरे बाप की तबीयत ख़राब है, तो वो बस चलो चलते हैं हॉस्पिटल लेके छोड़ के आ जाते थे उनको। पैसे देते थे वो, तो मना कर देते थे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर आपको देने हैं तो चंदे की पेटी में डाल देना। लोगों को इन्होंने देना सिखाया कि चैरिटी क्या होती है। उसके बाद से लोगों ने देना शुरू किया।
इसके बाद जो है वो 24 घंटे जब यहाँ पे होते थे तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई लावारिस पड़ा हुआ हो, कभी किसी की लाश पड़ी हुई हो, तो लोगों को, इस इलाके के सारे लोगों को ईदी साहब का नंबर याद था, 225 225 टेलीफोन का नंबर था यहाँ का, हर किसी को पता था। तो फ़ौरन फ़ोन करते कि भाई ईदी साहब यहाँ पर जो है वो कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई अच्छा बच्चा रो रहा है, आप आके ले जाओ। तो वो एम्बुलेंस में जाते हैं, बच्चे को उठा के ले जाते हैं। कोई ज़ख्मी होता है या कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग होता तो वो लेकर आते हैं, उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल वाले जो अटेंडेंट के साथ नहीं होता ना, उसको नहीं रखते हैं, वो उसको फ़र्स्ट एड दे के फिर ईदी साहब के हवाले कर देते हैं कि आप ही इसको ले जाओ। फिर ईदी साहब परेशान उस वक्त होते कि यार मैं कहाँ ले जाऊँ इनको, क्या करूँ। तो फिर उन्होंने एक नीचे कमरा बना दिया, उसमें 4-5 पलंग लग दिया। वो पहला ईदी होम था सबसे नीचे, जहाँ पे हम बैठे हुए थे ना, उसके पीछे वाले रूम में। तो वहाँ से अर्ली मतलब 60s के अंदर या लेट 50s के अंदर और अर्ली 60s के अंदर वहाँ पे पहला ईदी होम समझ लें, 3-4-5 बेड करके उन्होंने रख लिया। और उनको वहाँ पे फिर जब भी ऐसा कोई लावारिस इनको मिलता तो वो पहले हॉस्पिटल ले जाते, उसकी मरहम पट्टी करवाते, फर्स्ट एड करवाते, दवाई वगैरह उससे लिखवा लेते, फिर अपने पास लेकर आते हैं, उसको नहलाना धुलाना खुद करते थे। तो ये पहला यहाँ जो हम बच्चों के पास जा रहे हैं, ये सारे ऑर्फन बच्चे हैं जो यतीम? ये यतीम बच्चे हैं, मिसिंग बच्चे हैं, और हम इनमें कुछ वारसा की तलाश है, कुछ वारिस भी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। ये मेरी वाइफ हैं, इस वक्त बच्चों का ख्याल रख रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं जी अभी। जी 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 हाँ जी। हमने फैसल साहब के साथ ताज़ियत की, मोहतरमा बिल्किस ईदी के हवाले से। उनकी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? आप पता चला कि आप उनकी जगह पर चीज़ों को संभालती हैं। जी, मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मम्मी वक्त से मुझे लेके जाती सेंटरों में और कहती थी कि अभी आगे आपको ही संभालना है, तो आप मेरे साथ साथ चलो तो आप सीखोगी। और ज़ाहिर है मुकम्मल तो नहीं सीख पाई मैं, मगर ये कि माशाल्लाह मुझे बहुत मम्मी ने ट्रेन किया है। और इंशाल्लाह जिस तरह से मम्मी करती थी वो सारा काम, बच्चों को देखभाल करना, बच्चों को देखना, सारे सेंटरों को सुबह होते ही फ़ोन करना, और इंशाल्लाह कोशिश तो मैं यही करूँ कि जिस तरह से मम्मी करती थी इस तरह से मैं भी कर सकूँ। कितना मुश्किल काम है ये वैसे? मेरे लिए तो अभी मुश्किल बहुत है, लेकिन स्टार्ट है। इंशाल्लाह सब साथ देंगे और तो इंशाल्लाह मैं कर सकूँगी। माशाल्लाह फैसल बहुत साथ देते हैं, फैसल हौसला बढ़ाते हैं मेरा। तो अब क्या समझती हैं कि ईदी फाउंडेशन जो इस वक्त जिस पोजीशन पे है, उससे मज़ीद किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ स्टेप भी उठाएंगे हम ईदी फाउंडेशन की बढ़ाई के लिए। तो जहाँ ज़रूरत होगी हम बढ़ेंगे, आगे करेंगे। वैसे औलाद भी है, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? यहाँ पे आपको अपने? मेरे अपने माशाल्लाह 4 हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। जो बड़ा बेटा है वो ईदी साहब ने अपना नाम रखा था इनका, तो और जो इससे छोटी है राबिया, मम्मी ने अपनी अम्मी का नाम रखा था। इससे बाद छोटी है मरियम, तो वो मम्मी की खाला का नाम है। चौथा मेरा बेटा मूसा है जो 13 साल का है, वो इनके कज़न डॉक्टर मूसा थे, जो मम्मी को बाईपास जब मम्मी का हुआ था तो रिएक्शन जब हुआ था मम्मी को एंजियोग्राफी से, तो वो आए थे वहाँ से, अमेरिका से आए थे और फैसल थे यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो जब वो डाई की तो रिएक्शन हो गया था मम्मी को, तो वो बार बार फैसल को जो दवाएं मेडिसिन लिख के दे रहे थे, वो कि आप ये लेके आओ, ये लेके आओ। तो 2-3 दफ़ा आपको मैंने और डॉक्टर मूसा ने मम्मी की जान बचाई थी, और वही एंजियोग्राफी मम्मी की कर रहे थे। 1999 की बात है, जिना हॉस्पिटल में जी। तो डॉक्टर मूसा थे और बाहर मैं था, क्योंकि जिना हॉस्पिटल में मम्मी को रिएक्शन हो गया डाई की वजह से, और एंजियोप्लास्टी कर रहे थे, तो एंजियोग्राफी कर रहे थे, तो डाई की वजह से वो हो गया। मम्मी ने जो है डॉक्टर ने जो है मम्मी को कहा कलमा पढ़ो, तो वो मम्मी को याद है चीज़ें, वो मम्मी कलमा पढ़ रही थी, और मुझे जो है ना जल्दी से, जिना हॉस्पिटल में एंटीडोट ही नहीं था, एंटी एलर्जी की नहीं थी गोली। अच्छा, कब की बात है ये? 99 की बात है। अच्छा। कार्डियो के अंदर फिर जो है वो मैं जल्दी से, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आप जाओ, भागो, ये लेकर आओ, जल्दी से दवाई लेकर आओ, रिएक्शन को तोड़ना है। मैं भाग के गया, एक मेडिकल स्टोर तीसरे माले पे थे, हम भाग के नीचे उतरा, पहले मेडिकल, दूसरे मेडिकल, तीसरे मेडिकल, वो दवाई मिल ही नहीं रही थी। फिर वापस आया भाग के कि दवाई नहीं मिल रही। तो उसने कहा ये तो अमेरिकन, चूँकि वो अमेरिका में डॉक्टर थे ना, वो
अमेरिकन दवाई लिखी थी। अच्छा। फिर पाकिस्तानी डॉक्टर उनके साथ जो खड़ा था, उन्होंने कहा मुझे बताओ यहाँ पे पाकिस्तान में दवाइयों का नाम क्या है, तो उन्होंने वो लिख के दी, वो नीचे भागा, वो भी नहीं मिली, फिर वापस भाग के आया कि ये भी दवाई नहीं है। फिर तीसरी दवाई उन्होंने लिखी, वो मिली और फिर ला के मम्मी को दी, तो फिर मम्मी को जो है वो 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटे का ये जो है ना रिएक्शन था, उसमें पूरी माँ मेरी सूज गई थी, सूजन हो गई थी। और उस दिन से जो है मेरी माँ को डर था कि ये डाई मुझे नहीं लगाओ, और अभी भी जो है ना ये बार बार कहती रही मुझे डाई नहीं लगाओ, ये डाई नहीं लगाओ। तो बस अब ये बच्चे कितने अरसे से आप लोगों के पास? ये अलग अलग वक्तों के हैं, ये झूले में आए हुए बच्चे हैं, क्योंकि ये जहनी माजूर हैं, उनका घर वाले बाजू का छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस कभी भी नहीं आते, छोड़ के बस चले जाते हैं, तो ये हमारे पास ही रह जाते हैं। झूले का एक जो ट्रेंड दिया कि आप बच्चों को मारें नहीं, झूले में छोड़ के जाएं, तो रोज़ाना के बुनियाद पर कितने बच्चों को छोड़ के जाते हैं? पहले बच्चे ज़िंदा बहुत आते थे, माजूर भी आते हैं, लेकिन जो पैदाइशी बच्चे थे वो पहले बहुत आते थे, महीने में 20 तक बच्चे आ जाते थे। लेकिन अब जो है वो मरे हुए बच्चे बहुत मिल रहे हैं। हर महीने जो है वो हमें 25-30 मरे हुए बच्चे मिल रहे हैं, जिसका मेरे पास डेटा है पूरा 3 महीने का, वो मैं आपको दूंगा अगर आपको चाहिए जी, होगा। वो मरे हुए क्यों? पता नहीं क्या ट्रेंड हो गया, समझ नहीं आ रही, और प्रीमेच्योर होते हैं, मरे हुए होते हैं, और इससे पहले ऐसा नहीं था ट्रेंड। झूले में जो छोड़ के बच्चे चले आते जाते थे उसमें 95% लड़कियां होती थी। 20 बच्चे आते थे ना, तो उसमें एक लड़का होता था, बाकी 19 लड़कियां होती थी। लड़कियां घरों में जो है वो पहले ही 5-6 लड़कियां अगर पैदा हुई भी होती हैं ना, तो मना कर देते हैं कि लड़की लेकर नहीं आना। अगर लड़की पैदा करेगी ना तो नहीं लेकर आना। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे वो लड़की पैदा होती है, छोड़ के चले जाते हैं कि वो मेरा अच्छा। घर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी सास एक्सेप्ट नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। तो ये ट्रेंड की वजह से लड़कियां बहुत आती थी, लेकिन अब जो है वो पता नहीं अबॉर्ट कर देते हैं, बच्ची लड़की को अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं और ज़ाया कर देते हैं। ओ माय गॉड। जो ये सिलसिला ये मेडिकल प्रोफेशनल्स जो बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि बेटा है या बेटी है जिसकी वजह से अबॉर्शन, वो होना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, और ये पहले बता देते हैं, फिर वो अबॉर्ट करवा देते हैं। अबॉर्ट पाकिस्तान में इलीगल है, यस यस इट लेकिन इज। इसके बाद भी बहुत सारा हो रहा है। हाँ हाँ, यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की जो हिफाजत कर रही है मम्मी से सबक जी जी। तो ये कब से आई हुई हैं आपके पास? ये काफ़ी अरसे से, बचपन से आप आई थी, बचपन से ही आई हुई हैं, तकरीबन 3 साल की, तकरीबन 3 साल की। हाँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ दूसरे बड़ी लड़कियाँ दूसरे सेंटरों में रहती हैं, ईवीएम में होती हैं, क्लिफ्टन पे होती हैं। अच्छा। तो इन्हीं सेंटर में ईदी होम में क्लिफ्टन पे, ईदी होम सुरापुर पे रहती थी। ईदी होम में भी होती हैं, क्लिफ्टन पे भी होती हैं लड़कियाँ। तो जैसे ही बड़ी होती हैं माशाल्लाह बच्चियाँ, तो मम्मी को उनकी शादियों की फिक्र होती है। तो बारी बारी जो लड़कियाँ जैसे बड़ी होती जाती हैं और मम्मी अपने यहाँ लेके आती है और अच्छे रिश्ते देखती है, फिर इनकी शादियाँ करवाती है। तो इनको भी मम्मी ईदी होम से लेके आई थी और कहा कि अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं शादी इसकी भी करवा दूँगी। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि अच्छा रिश्ता आएगा तो इसकी शादी जल्द से जल्द कर देंगे। अल्लाह पाक इनकी नसीब अच्छा करेगा। क्या और हमें यहाँ रह के कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। हमें वालिदैन हमें अपने बच्चों की तरह संभाला है, हमें हर कुछ पढ़ाया है, सिलाई सिखाई है, खाना पकाना सिखाया है, हमें हर कुछ यहाँ दिया है, अपने घर की तरह है। थैंक यू सो मच। ये फैमिली देखें आप कि शायद अपने भी जिनको नहीं अडॉप्ट करते, छोड़ के जाते हैं, आप देखें कि ये फैमिली कैसे इनको अपने प्यारों की तरह रखती है। और यकीनन एक फ़ख्री आलम में आया हमारे लिए कि इस कौम के लिए ऐसे ख़ानदान भी मौजूद हैं। फैसल साहब, आगे ऑर्फन जो जहाँ आगे दूसरे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, चूँकि माजूर बच्चे थे, हम उनकी क्लासरूम्स हैं जी उनमें चलते हैं। इंचार्ज वगैरह ये सारे के हैं ना नंबर्स, तो इसी नंबर पे कॉल करती है और सारे अपडेट खुद कॉल करती थी? जी जी, मम्मी खुद करती थी बैठ के कॉल। अच्छा, ये तस्वीरें लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये कौन? ये मम्मी हैं और ये मेरे जेठ कुतुबेदी, फैसल के बड़े भाई। फैसल के बड़े भाई जी, हैं। बड़े वो भाई। अब कहाँ हैं फैसल साहब? यहीं पे हैं, कराची में ये, और यहीं पे ऊपर रहते हैं। अच्छा, यहीं जी। पर ही रहते हैं।
ये अगर आप दिखा सकें ये तस्वीर जी। जी, ये मम्मी और अबू की और मम्मी की तस्वीरें हैं ये, और ये भी किसी ने ये बनाई किया थी है। जी, बना के हमें गिफ्ट की थी ईदी साहब की तस्वीर। ये देखें ये तस्वीर ईदी साहब की माशाल्लाह से। मैं तो ये हाँ, ये किसी ने गिफ्ट दी थी बना के हमें ना, माशाल्लाह। तो और ये कहीं बाहर की है ये मुझे लगता है आई थिंक ये क्लिफ्टन की है, क्लिफ्टन की बंगले की हमारे वो है, ये अब्दुल शाह गाजी है जो वहाँ पे मम्मी और पापा रोज़ जैसे हर संडे को साथ जाते थे बच्चों से मिलने। हाँ, हर संडे को वो साथ जाते थे, संडे को। और वैसे तो मम्मी का दिल करे जब भी चली जाती थी एनी टाइम, मगर एक लेकिन मखसूस साथ जाते थे। संडे वाले दिन मम्मी और पापा दोनों साथ जाते थे। ये यहाँ पर भी मटका, वो पानी मतलब मटके का ही पी। जी, मम्मी मटके का ही पानी पीती थी। और ये हमने रखा ही ये मटका, डेली धो के वॉश करके पानी भर के इसमें रखते हैं पानी। और बाकी ये मम्मी की जवानी की तस्वीर है, ये फैसल हैं, ये ईदी साहब की तस्वीर, और ये फैसल की बड़ी बहन की शादी है। मम्मी है, अलमास बाजी है, और ये इनकी खाला की बेटी जीनत, तो ये मम्मी के साथ साथ ही होती थी। तो ये मम्मी का बहुत साथ दिया इन्होंने, मम्मी का पापा का मुस्कुराती हुई तस्वीर और दिखाई ये मम्मी ये माशाल्लाह इनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इसके इनकी जो मुस्कुराहट जिंदा दिल लोग होते हैं उनकी मुस्कुराहटें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ये बेड दिखा दें, बिल्कुल सादी सी ज़िंदगी बसर करने वाली ये फैमिली है जिन्होंने बस बहुत सादगी थी इनमें, बहुत सादगी थी। सीधे साधे कपड़े पहनना, बस जो भी आए पहन लेना, कुछ भी ये नहीं कहती थी कि बस मैं अच्छे से अच्छा पहनूं कपड़ा, मगर बहुत सादगी थी इनमें, बहुत ज़्यादा। खाना वहाँ पे किचन में जाके पकाती थी मम्मी, वहाँ पे बैठती, लड़कियों को समझाती, सिखाती, सब कुछ। मम्मी का ये किचन है, ये कमरा है, वो किचन है, सारा बस यही है इनका घर मम्मी का। तो अब आप साथ में आपने मैटरनिटी रूम बनाया हुआ जी, ये लेबर रूम है। अगर आगे और कैमरामैन जा सके। मम्मी के और पापा के सारे चार बच्चे यहीं पे पैदा हुए। अच्छा, इसी लेबर रूम। जी, इसी लेबर रूम में पैदा हुए, और मेरे भी बच्चे यहीं पे पैदा हुए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ईदी साहब की ख्वाहिश थी कि जब मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए तो मेरे बच्चे के बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए, तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए। ये सामने है वो जी, आगे। ये नर्सिंग रूम है और क्लिनिक है, गायनी की डॉक्टर आती हैं। आप जैसे आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आप खुद भी पढ़ी हैं या? जी, मैंने मैट्रिक किया था, बहुत जैसे मैट्रिक किया था और मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, जी, मैंने मैट्रिक किया। यू बिलोंग फ्रॉम हेयर जी। कराची से जी, ही? कराची से ही। चलें, ये बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी को ट्रेनिंग देती थी। नर्सिंग के हवाले से आपको ट्रेनिंग दी। मैडम बिल्किस साहिबा को याद करती हैं आप लोग? जी, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। याद आती हैं? जी। चलें, माशाल्लाह से। क्या नाम है मैडम आपका? मिसबा। मिसबा, कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं आप? 5-6 महीने हो रहे हैं। 5-6 महीने हो गए, तो काम सीख गए हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है मैडम? निदा। निदा। जी, तो निदा साहबा, आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मुझे तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं यहाँ पर। 10 महीने हो रहे हैं। जी, तो ओवरऑल काम समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्किस साहिबा याद आती हैं? बहुत याद आती है मुझे, बहुत हद से ज़्यादा याद आती है। यहाँ से लेकर घर तक भी याद आती है हमें, क्योंकि वो हमारी वालदा की तरह थी, वालदा की तरह सपोर्ट करती जैसे थी, समझाती थी बहुत कुछ समझाती थी। अगर हमारी गलतियाँ भी तो हमारी गलतियाँ भी माफ़ कर देती थी, कभी डांटती भी नहीं थी हमें, बिल्कुल माँ की तरह थी हमारे साथ। आप मैडम क्या नाम है आपका? अच्छा मैडम नूर, आप क्या कहेंगी मैडम बिल्किस साहिबा के हवाले से? मम्मी के बारे में, हमारी बिल्किस मम्मी बहुत अच्छी थी, हमें हर बात में सपोर्ट करती थी और बहुत अच्छी थी हमारी। मुझे 12 साल हो गए यहाँ पर। 12 साल? बहुत अच्छी थी मम्मी। यहाँ फैमिलीज हैं? फैमिली डॉक्टर बैठती हैं और ले डॉक्टर होती हैं, और ये जो चेकअप रूटीन जो मंथली 9 मंथ का जो होता है, जो प्रेगनेंसी का, ये यहाँ पे सब होता है ना। चलिए मैं यहाँ पर ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैडम ये कितने अरसे से ये चलता आ रहा है आपका ये सारा काम? आप कितने टाइम से हैं? मैं तो यहाँ 10 साल से 10 सालों से हैं। तो पूरी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ होती है जैसे? जी जी बिल्कुल। सीज़र के अलावा बाकी सब जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह वो भी होते हैं। अपकमिंग क्या प्लान्स हैं आपके जो ईदी फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए मज़ीद? हमने आगे के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है कि कहीं पे कुछ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह फ़ौरन से स्टेप उठाएंगे हम।
बैटरी के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई फ़ौरन से स्टेप उठाएंगे। चलो, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश थी कि हम गुफ्तगू कर सकें इस तमाम तर जो बिल्किस ईदी साहबा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो मुख्तलिफ़ इंसानियत के लिए ख़िदमात हैं वो आपको दिखा सकें। और हमारी कोशिश थी कि हम ईदी फाउंडेशन की वो जगहों पर आपको दिखाएं जहाँ से ईदी फाउंडेशन का आगाज़ हुआ, इंसानियत की खिदमत हुई। और यकीनन मज़हब जैसे ईदी साहब फरमाया करते थे अब्दुल सत्तार ईदी के, अब मेरा मज़हब, मेरी ज़बान, मेरी कौम और मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरी इंसानियत है और इंसानियत के बुनियाद पर ही काम किया जाता है। आज एक बात यकीनन प्रूव हुई कि इंसानियत सबसे पहले। जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं तो आप तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्किस ईदी साहबा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की जानिब से, की टीम की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर विज़िट किया गया उनके इस ईदी सेंटर का, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी और जहाँ से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ईदी फाउंडेशन को चलाती थी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं फैसल ईदी साहबा और भाभी सबा ईदी साहबा के लिए भी कि वो इस कारवां को आगे लेकर चलेंगी और यकीनन इंसानियत की खिदमत वो जो पहले होती थी आज भी हो रही है और मरते दम तक ये चलती रहेगी। यकीनन हमें फ़ख्र है अपनी कौम होने पर, पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। इस किस्म के किरदार जब देखते हैं तो हमें अपनी कौम पर भी फ़ख्र होता है और अब इस कौम की ज़िम्मेदारी है कि इन इदारों की हिफाजत करे, इन इदारों की ज़रूरियात जो हैं, उनसे मुंसलिक लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए कोशिश करें। यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ये हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को, अपनी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।